देखिएगा, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, समाकलन, इंटीग्रेशन। देखिए क्या होता है समाकलन। तो समाकलन के अंतर्गत जैसे हमने अवकलन में पढ़ा है, अवकलन में क्या होता है, कुछ बड़ी चीज होती है, पूरा बड़ा रास्ता हमने इतनी औसत चाल से तय किया, अब उसमें अलग अलग क्षण पर स्पीड अलग अलग थी, तो हम पूरा बड़ा होता है उससे कई की बात करते हैं किसी छोटे की। अब समाकलन में क्या होगा, उल्टा होगा, हम छोटी छोटी चीजें निकालेंगे और उनका समाकलन करके क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। मतलब समाकलन क्या है, अवकलन का उल्टा। कैसे है समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि इसका क्षेत्रफल निकालो, निकाल सकते हो क्या, हाँ जरूर निकाल सकते हो। इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने कहा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालो त्रिभुज का, निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा इसका क्षेत्रफल निकालो, निकाल दोगे वृत्त का। पर मैंने कहा कि इसका क्षेत्रफल निकालो, अब ये कैसा फिगर बन गया, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। अब देखिए, तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो इस प्रकार के क्षेत्रफल को निकालने के लिए देखिए क्या तरीका अपनाते हैं हम लोग, कि हम यहां पर इसको बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, छोटे छोटे रिफॉर्म तोड़ेंगे। ये तो क्या है, फिर भी बड़ा है, ये तो क्या है, फिर भी बड़ा है, आपको दिखाने के लिए, समझने के लिए, वरना बहुत छोटा था, इतना छोटा भाग कि ये और ये बिंदु एक जैसा हो जाता है, ये बिल्कुल, ये आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल क्या हो जाएगी इसकी बराबर, ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। इतने छोटे छोटे भाई तो बड़ा भाग है, फिर इसको इतने छोटे भाग में तोड़ेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आयत। और जब एक आयत बन गया, तो आयत बनने के बाद में क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस एक आयत से निकाल लिया आपने। अब यहाँ पर क्या बहुत छोटे छोटे बनेंगे, तो न जाने क्या बनेंगे, ऐसे कितने आयत बनेंगे, न जाने क्या बनेगा, ऐसे कितने छोटे छोटे आयत बनेंगे, और सभी आयतों को हम क्या कर देंगे, समाकलन, सभी आयतों को जोड़ देंगे, उनका कुल निकालेंगे, वही क्या है समाकलन, और उससे क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर समाकलन में क्या कर रहे हैं हम, छोटी छोटी चीजों से, कोई छोटी चीज छोटा मान पता होगा हमें, उनके जोड़कर क्या बना लेंगे, हमें बड़ा मान बना लेंगे, और बड़ी चीज का क्या निकाल देते हैं, मान निकाल लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, समाकलन। आ रही बात समझ में, जो छोटी छोटी जोड़ों कर क्या बन जाता है, पूरा घर बन जाता है, उसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों से मिलकर पूरा बन जाता है, ये क्या होता है, समाकलन होता है। बात करें संक्रियाओं की, तो जैसे आप लोगों ने 10वीं तक 4 प्रकार की संक्रियाएं पढ़ी थी, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 करके पढ़ रखे। अब यहाँ पर 11वीं 12वीं में आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंतर्गत 2 संक्रियाएं और आती है। एक और संक्रिया क्या, dy बाई dx। संक्रिया मतलब क्या करना है हमको, जैसे dy बाई dx ऐसा कहीं आपको निशान दिख जाए तो आप क्या करते हो, अवकलन करना है। उसी प्रकार से समाकलन का निशान क्या होगा, तो समाकलन का निशान होगा क्या, इंटीग्रेशन y dx। ये ऐसा निशान दिख जाए मतलब क्या करना है आपको, समाकलन। सिंपल सा फंडा है। प्लस देखते हो तो क्या करते हो, जोड़ते हो, माइनस दिखते हो तो क्या करते हो, घटाते हो, गुणा देखते हो तो क्या करते हो, गुणा करते हो, भाग देखते हो तो क्या करते हो, भाग देते हो। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स दिख जाए तो क्या करोगे, अवकलन, और ये इंटीग्रेशन y dx दिख जाए तो क्या करोगे, समाकलन। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, व्यवस्थित लिखिएगा सभी अब अपनी कॉपी में लिखिएगा। समाकलन का शाब्दिक अर्थ कुल होता है, समाकलन का शाब्दिक अर्थ कुल होता है। तथा इसे इंटीग्रेशन y dx से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंटीग्रेशन y dx से प्रदर्शित करते हैं, जिसका अर्थ होता है y का x के सापेक्ष समाकलन। अब देखिएगा, जिस प्रकार से आपके अवकलन में होता था ना x की पावर n का सूत्र n x n-1, उसी प्रकार से समाकलन में होगा कौन सा सूत्र,
x की पावर n+1/n+1, ये समाकलन का मेन सूत्र है। ठीक है, और जैसा अवकलन का मेन सूत्र था वैसे ही काय का मेन सूत्र है, समाकलन का। ठीक है, यार सूत्र क्या करना है, हमको याद करना है। और इसके अलावा समाकलन में ध्यान रखना हमेशा, जब तक अनिश्चित है, अनिश्चित है मतलब कोई यहाँ पर कुछ लगा नहीं हुआ, कोई सीमा नहीं लगी हुई, तब तक हमें हमेशा क्या लगाना है, साथ में सी को भी क्या करना है, लगाना है। और ये समाकलन का सूत्र है। बाकी समाकलन के भी बेसिक सवाल ऐसे ही होंगे, कैसे कि x की पावर n का सूत्र लगा देंगे, वही कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, और x की पावर n का क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की, जैसे हमने अवकलन के सूत्रों की बात करी थी। और देखिएगा ये अवकलन के सूत्र भी वैसे ही होंगे जैसे काय के होते थे, समाकलन के। कैसे कैसे, मतलब अवकलन के सूत्र जैसे होते थे ना, अवकलन से क्या बनाएंगे हम, समाकलन सूत्र। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया समाकलन क्या है, अरे क्या है, अवकलन का उल्टा। ठीक है, तो अवकलन का उल्टा है, इसलिए उसी प्रकार से क्या बनेंगे, हमारे सूत्र बनेंगे। जैसे अवकलन के सूत्र में इस साइड लिखूंगा, यहां आ जाएंगे मेरे अवकलन के सूत्र, और इस साइड में क्या काय सूत्र बनूंगा, उससे समाकलन के सूत्र। ओके, ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अवकलन के पहले सूत्र की, जो हमने साइन उधर अलग से पढ़े थे x की पावर n वाले के बाद में। कौन सा, साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। ध्यान रखिएगा, तो समाकलन क्या, अवकलन का उल्टा। उल्टा करने का मतलब है, देखो अगर इसका उल्टा मैं बोलूं कि कोस x, साइन x का अवकलन कोस x, तो हम भी बोलेंगे कोस x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x। ध्यान रखिए, तो यूं बोले कि कोस x का समाकलन क्या होगा, तो कोस x का समाकलन होगा क्या, साइन x। माइनस नहीं प्लस, वो कोस के अवकलन में माइनस आता है, और कोस के समाकलन में क्या रहेगा, प्लस। क्योंकि इससे बना है प्लस था यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में मैं अगले नंबर बात करूं, जैसे d/dx ऑफ क्या है, कोस x। कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x। तो कोस x का अवकलन होता है साहब माइनस का साइन x। अभी बात करें हम लोग कि साइन x का समाकलन क्या होगा। ठीक है, साइन x का समाकलन क्या होगा, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x। साइन x समाकलन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। साइन x का समाकलन क्या होगा, cos x। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस, साथ में क्या जा रहा है, प्लस का c। ठीक है, अगले नंबर में हम लोग बात करें अगले सूत्र की, तो जैसे मान लीजिए d/dx ऑफ क्या होता है, tan x। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैं बोलूं कि tan x का समाकलन क्या होगा, सॉरी tan x का क्या, ये sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, इसका उल्टा। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, उल्टा। ठीक है, खत्म हो गया। देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन कितना होगा, tan x, और साथ में क्या जोड़ देंगे हम लोग, c। ठीक है, हम देखो अगले नंबर बात करें क्या, किसकी, कोड x की। कोड x का अवकलन क्या होता था, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो हम बोले कि कोसेक x स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या, कोट x, और यहाँ पर माइनस था तो क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब क्या आएगा, माइनस का कोट x। ठीक है, और प्लस में c तो जोड़ना ही है आपको हमेशा। और देखिए यहां पर प्लस में c भी लगा देंगे। अब देखिएगा आगे बात करते हैं हम लोग कि
डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है सेक एक्स। सेक एक्स का उकलन क्या था बोलिए, याद होना चाहिए अब तक आपको, सेक एक्स टेन एक्स। तो हम बात करें सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स और साथ में क्या लग जाएगा प्लस में सी। ओके, तो क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या? देखिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे क्या होगा, जैसे अवकल का सूत्र क्या है, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक कोट एक्स, तो क्या करो इसका उल्टा, तो कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स इसका समाकलन हो जाएगा क्या कोसेक एक्स, और वो भी क्या का क्योंकि माइनस था तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, तो कोसेक एक्स कोट एक्स डीएक्स का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स। फिर और ठीक है साथ में क्या आ जाएगा प्लस में सी भी, क्योंकि क्या है समाकलन। फिर log x का क्या हो रहा है 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा कितना आ जाएगा log x और प्लस में क्या है c। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ए की पावर x का उकलन क्या है ए की पावर x, परंतु यदि हम क्या करें ए की पावर x का समाकलन, तो ए की पावर x का समाकलन क्या होगा ए की पावर x प्लस c, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर में हम लोग बात करें ए की पावर x का क्या है ए की पावर x, तो यहां पर भी क्या होगा हम ए की पावर x log e है तो इसका उल्टा करेंगे, तो ए की पावर x log e a का समाकलन क्या होगा ए की पावर x और साथ में क्या आ जाएगा प्लस में c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा एक और महत्वपूर्ण समाकलन जो फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के काम में आते हैं, जिनसे अक्सर आपके जब आप डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो वहां पर यूज में हो सकता है, तो क्या यूज में आएगा देखिए क्या होगा, जैसे ये वाला समाकलन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, एक तो ये पूछ लेता है एक और cos स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये वाला समाकलन पूछ लेता है, तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनके सूत्र लगाने हैं। अभी सूत्र कैसे लगाएंगे, कौन सा सूत्र, तो दो सूत्र है दोनों ध्यान रखिएगा, cos 2x वाले सूत्र से बनते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स दोनों का सूत्र ध्यान रख लीजिएगा, कौन सूत्र से बने cos 2x वाले। देखिए cos 2x के तीन सूत्र होते हैं, एक तो होता है क्या मेन तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर आप इसके बाद में जब साइन स्क्वायर एक्स की जगह भी cos वाला मान रख दो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है एक होता है, तो यहां पर आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो जब यहां पर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो क्या होगा ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कैसे बनेगा उसका मतलब नहीं, डायरेक्ट देख लीजिए मैं तरीका बता दिया। एक और आप यहाँ पर जब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दोगे cos की जगह, तो क्या होगा 1 माइनस साइन और साइन कितना हो जाएगा इतने 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अब देखो इसी से सूत्र निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये एक तो इसको cos 2x के बराबर करके cos स्क्वायर एक्स का सूत्र निकालो, इसको cos 2x के बराबर करके sin स्क्वायर का सूत्र निकालो। जब भी आप लोग क्या करोगे सूत्र निकालोगे तो cos स्क्वायर x का तो आएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और sin स्क्वायर x का आएगा क्या 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ध्यान रखना दोनों सेम सूत्र है, बस एक में आता है क्या माइनस और एक में आता है क्या प्लस। ये वाले सूत्र हमेशा क्या कर लीजिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, बस इतना ही है। और इन सूत्रों से खैर कोई मतलब नहीं, मेष वालों के काम के हैं, आपको तो डायरेक्टली क्या करने हैं दोनों सूत्र क्या करने हैं याद करने, साइन स्क्वायर एक्स में माइनस आता है cos स्क्वायर एक्स में प्लस आता है, बात खत्म। ये सूत्र लगा दो क्या हो जाएगा आपका समाकलन। जैसे क्या होगा मैंने साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र लगा दिया, क्या लगा दिया 1 माइनस 2x अपॉन 2 dx। अब देखिए बीच में क्या है माइनस, तो जब भी बीच में माइनस है तो क्या होगा इसके नीचे ये अलग इसके नीचे ये अलग, तो क्या होगा
1/2 dx अलग माइनस का 1/2 cos 2x dx अलग। अब देखिएगा 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो कहां जाएगा बाहर, क्या बचा dx, फिर माइनस का 1/2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, क्या बचा cos 2x dx। पता है ना सभी को, ऊपर यदि माइनस या प्लस हो तो दोनों को अलग कर सकते हैं, इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग। पर कब कर सकते हैं, जब ऊपर हो माइनस प्लस, नीचे हो तो नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अब क्या है 1/2 dx का समाकलन क्या होता है, मैंने बताया था आपको तो कि dx का समाकलन कितना होता है, x होता है। डायरेक्टली हमको dx बराबर x भी क्या रखना है, सूत्र रूप में क्या रखना है, याद रखना है। तो 1/2 इंटू x माइनस का 1/2, अच्छा cos 2x का समाकलन क्या होगा, तो cos x का कितना होता है ये बताओ, cos x का होता है क्या माइनस का sin x, ठीक है। तो cos x होता तो माइनस का sin x होता, अभी यहाँ पर कितना है 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x। इसके अलावा मैंने आपको अवकलन में डायरेक्ट चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था कि x के साथ जो रहता है वो अवकलन में कायम आ जाता है गुणा में, मतलब अवकलन होता तो x के साथ कितना है 2, तो 2 को आगे कायम लिख देता हूं गुणा में। और समाकलन क्या अवकलन का उल्टा, तो अवकलन में अगर गुणा में आता है समाकलन अवकलन का उल्टा है, और अवकलन में यदि गुणा में आता है समाकलन काय में जाएगा भाग में, ठीक है, उल्टा सिस्टम, समाकलन अवकलन का उल्टा है, तो अवकलन में तो गुणा में जाएगा, समाकलन काय में चला जाएगा भाग में। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2, ये x के साथ वाला 2 जो है ये भी क्या आ जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 1/4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा sin 2x प्लस c, समाकलन में लास्ट आंसर में c लिखना ही आपको, तो हो जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ओके, तो मैं कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये किया है सेम रहेगा, बस आपके cos स्क्वायर x का जो समाकलन पूछा तो वहां पे क्या कर देंगे हम 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, कर सकते हो आप लोग। cos स्क्वायर x की जगह क्या रख दीजिएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रख के समाकलन यहाँ 1 माइनस था, वहां पे क्या जाएगा 1 प्लस, बाकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी ये, तो ये एक आप घर से कर कीजिएगा। कौन सा वाला ये आपका होमवर्क हो गया, क्या cos स्क्वायर x dx का क्या करो समाकलन करो, ठीक लिखिए। वो आगे के 2 पेज 2 बनने हुए हैं, तो वो कर दी, वो खत्म हो जाए, फिर जितना पढ़ा था उसका आगे से निकल जाए, खत्म हो गया ना, हाँ जो वो खत्म हो जाए ना दोनों, तो फिर जितना पढ़ा था उसके आगे से निकल जाए। आगे बात करते हैं, अब देखिए निश्चित समाकलन की बात कर लेते हैं। अभी तक अनिश्चित समाकलन चल रहा था, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने क्या सी लगाते थे, आप लोग बेसिक नियम सारे पढ़ चुके हैं। अच्छा, सी लगाने का मेन कारण क्या था, सी लगाने का यही कारण था क्योंकि वो अनिश्चित था, वो पता नहीं था कहां से कहां तक करना है समाकलन, पर समाकलन की क्या होती है सीमा, क्या होती है सीमा, तो समाकलन की सीमा होती है, तो सीमा एक निश्चित सीमा तक समाकलन होगा, तो इसलिए क्योंकि पहले पता नहीं था कहां तक समाकलन करना है, इसलिए हम साथ में सी लगाते थे। पर अब जब निश्चित समाकलन होगा, निश्चित समाकलन होगा मतलब निश्चित समाकलन के अंतर्गत समाकलन में इस प्रकार से कुछ ना कुछ एक सीमा यहाँ आ जाएगी, एक सीमा यहाँ आ जाएगी, जैसे यहाँ पे लिख गया ए से बी, मतलब समाकलन कहां से करना है, ए से बी तक करना है। अब ऐसी स्थिति में हमें सी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा समाकलन, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल में तो समझते हैं, जैसे आपको बताया ना वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर डीएक्स 1 से 2, तो आपको अनिश्चित करना सिखाया मैंने अभी, तो जैसा आपको सिखाया पहले तो आप वैसे कर लो अलग से रेफरेंस को, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रखो उसका मान। सबसे पहला कार्य मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे सीमा है ना, तो पहले तो क्या करो आप सीमा को भूल जाओ। सबसे पहले क्या करना है, सीमा को भूलना है, कठिन कार्य है पर भूल जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखेंगे और सीमा को भूल जाएंगे, और जब एक बार सीमा को भूल गए तो उसके बाद में क्या करेंगे इसका समाकलन, तो एक्स की पावर इनका समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो एक्स की पावर 2 + 1 बटा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 बटा 3। तो यहां पर कितना जाएगा एक्स की पावर 3 बटा 3। अब क्या होगा
x की पावर 3/3 आने के बाद में ढंग से समझिएगा, ये 1 से 2 जो सीमा कहाँ थी, आगे। पहले तो आपने अनिश्चित मानकर समाकलन कर लो जैसा आप करते हो, तो आपका ये आंसर आया। अब फिर वो मान यहाँ पर रखो और यहाँ पर आने के बाद देखो सीमा को भूलने का फायदा। कल तक जो सीमा कहाँ थी, आगे, वो अब कहाँ जाएगी, आपके पीछे। ठीक है, तो अब जो सीमा पहले यहाँ पे आगे थी, अब हम क्या करें, समाकलन करने के बाद में ऐसा कोष्टक बनाएंगे। देखिए क्या क्या चीजें होगी, जब आपने इसको अनिश्चित मान का समाकलन कर लिया, उसके बाद में जब आप यहाँ पर मान रखोगे तो क्या क्या चीजें होगी, एक तो हम इसको ऐसे समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, इसको हम ऐसे बड़े कोष्टक में बंद करेंगे, और जो सीमा 1 से 2 आगे थी वो 1 से 2 कहाँ जाएगी, पीछे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, मतलब पहले तो हम x की जगह रखेंगे ऊपरी वाली सीमा, फिर माइनस करके x की जगह रख देंगे हम निचले वाली सीमा। तो पहले x की जगह रखेंगे ऊपर वाली सीमा, मतलब कितना, 2, तो 2 का क्यूब बटा 3, माइनस करके रखेंगे हम निचले वाली सीमा, मतलब कितना, x की जगह 1, तो 1 का क्यूब बटा 3, तो ये हो जाएगा कितना, बराबर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, 8/3, माइनस करके 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हुआ, 1 × 1 × 1/3, तो 3, अब 8 में से 1 गए तो कितने बचे, 7/3, क्या हो गया साहब, आंसर। अब देखिएगा यहां पर हम लोग बात करें कितनी, कोई भी और सवाल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, 3x² 4x³ dx, ये हमने ले लिया, और यहां पर सीमा लगा दी क्या, 2 से 3। ठीक है, जो भी सीमा को दिक्कत है, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सीमा को भूल जाएंगे। सबसे पहले सीमा को भूल गए, अब सीमा को भूलने के बाद में क्या करना है, पहले क्या कर दो आप, इसका समाकलन अनिश्चित मान कर, जैसा आप नॉर्मली करते हो। कैसे होगा समाकलन, 4 आ जाएगा कहां, बाहर, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, x³ dx, फिर क्या होगा, x की पावर 3 + 1 मतलब 4/3 + 1 मतलब 4, 4 से 4 क्या हो गया, कितनी बची कुल मिलाकर, x की पावर 4, तो x की पावर 4 आया। अब डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पर समाकलन की जगह क्या कर दो, आप x की पावर क्या रखो, 4, और जैसे ही रखोगे क्या क्या होगा, तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, इसकी जगह क्या जाएगा, बड़ा कोष्टक, और इसके अलावा जो 2 से 3 कहां था, आगे, वो 2 से 3 अब कहां जाएगा, पीछे। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो क्या होगा, ऊपरी सीमा x की जगह कितना आएगा, 3, तो 3 की पावर 4, फिर माइनस करके निचली सीमा, तो 2 की पावर 4, अच्छा 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 3 होती है 87 या 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 81 माइनस कितने, 16, और 81 में 16 गए तो कितना बचे, 65। ये क्या गया अपना आंसर। क्लियर है सभी को, ठीक है, तो ये निश्चित समाकलन ऐसे होता है, और मेरे ख्याल से इतना बहुत लंबे सवाल करने से मतलब है नहीं। अब हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे सारे, उनमें जहां पर भी आते जाएंगे वहां पर बात कर जाएंगे, इतना नॉलेज आपको होगा तो डेरिवेशन करने में और पढ़ने में समझने में कोई गलती नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हमें रटना नहीं, समझना। क्या देखिए, अभी आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक और होता है, जैसे मैंने लिखा गया dv dx/dv, ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करें, या dh²/dv। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था फंक्शन कौन होता है, x, y और t। ठीक है, समय और x और y अक्ष के सापेक्ष स्थितियां चेंज होती रहती है, परंतु v भी क्या होता है, होगा फंक्शन, a भी फंक्शन होगा, b भी फंक्शन होगा। कब, जब नीचे वाले d के साथ जो आता है, बताया ना मैंने, नीचे वाले d के साथ क्या लिखा हुआ आ गया, v, तो v भी क्या बन गया, फंक्शन। जैसे नीचे वाले d के साथ क्या लिखा हुआ आ जाए, t, तो t भी क्या बन गया, फंक्शन। अब समझना ढंग से, जैसे यहां पर यदि ये होता ना, क्या होता कि dt² dt या dv² dt,
जो ऊपर है वो नीचे, जैसा अभी अपन जो भी सवाल कर रहे हैं उनमें क्या है, dx स्क्वायर बाय dx ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा यदि लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जो जिसका उपयोग करना है फंक्शन भी वही है, तो उसमें डायरेक्ट आपको होता है x स्क्वायर का क्या लगेगा, x की पावर n का सूत्र, x की पावर n बराबर क्या होता है nx n - 1, कितना होगा 2 आ जाएगा आगे, 2x, 2 में से कितना बचा 1, कितना आ गया 2x, ठीक है। तो यहां पर x स्क्वायर का कितना होता है 2x, ये डायरेक्ट हो गया जब x के सापेक्ष, परंतु यदि किसी और फंक्शन के सापेक्ष जैसे t स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही x की पावर n वाले सूत्र से कितना आ जाएगा 2t, और डायरेक्ट 2t आंसर हो जाएगा क्योंकि t का किस सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। यहां पर यदि मान लो उल्टा सिस्टम है कि t का किसके सापेक्ष होए, x के सापेक्ष, तब क्या होगा, ठीक है, जो फंक्शन है उसी का अवकलन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी और के सापेक्ष आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर मान लीजिए ये लिखा हुआ है सवाल क्या कि dt स्क्वायर अपॉन dx। अब ऐसे क्या सवाल करेंगे, मतलब t फंक्शन होता है आपको पता है समय, तो t फंक्शन तो t स्क्वायर और जी क्या देता है x, तो t का किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष, तब अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले तो जैसे होता है वैसे अपन इसको करेंगे। आपको पता है यहाँ पे टी स्क्वायर का x की पावर n वाले सूत्र से, अच्छा ये स्क्वायर वगैरह है ये बार बार आते हैं तो इनको भी आप सूत्र के तौर पे याद कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक दो बता दूं, वैसे तो आपको करना सिखा दिया मैंने x की पावर n वाले सूत्र से, पर इसको भी ध्यान रखो कि x स्क्वायर आया तो उसका डायरेक्टली कितना होता है 2x, ये भी सूत्र के तौर पे याद रखिए। इसके अलावा एक और जो बार बार आपके काम में आएगा रूट वाला, रूट x आ जाए तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो ये क्या आपकी एग्जाम में डेरिवेशन करते समय ऐसी चीजें आपको अगर याद रहती है तो फटाफट सवाल क्या हो जाता है सोल्व हो जाता है, वरना टाइम लगता है अगर याद नहीं है तो। आगे बात समझना, तो ये जैसे कि रूट x कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, ये दोनों को भी आप सूत्र के तौर पे क्या कर लो या, तो बार बार दिक्कत नहीं आए। तो जैसे x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा वही 2t। तो पहले तो अगर यहाँ पे t होता तो हम t स्क्वायर कितना कर देते 2t, तो पहले तो जो कर देते वो का वही करना है 2t। इसके अलावा अगर t होता तो 2t क्या हो जाता हमारा आंसर, पर यहाँ पर t नहीं है, t का किसका कुछ करना है हमें एक के साथ, तो कोई दूसरा फंक्शन है। जब कोई दूसरा फंक्शन है तो आप कुछ नहीं करना, दोनों का अवकलन के रूप में लिख दो ऐसा कैसा, जो t है उसका अवकलन आपको क्या करना है x के सापेक्ष एक और ऐसे लिखना है dt by dx भी लिखना है, t का किस सापेक्ष लिखना पड़ेगा आपको x के सापेक्ष, बस ये आ जाएगा सब में। जैसे यहाँ पर अगर भी स्क्वायर होता तो क्या आ जाएगा dv by dx, मतलब जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का जिस फंक्शन के सापेक्ष कर रहे हो वो भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और बता दूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। जैसे कि मान लीजिए कि dv by dv x स्क्वायर, अब x तो फंक्शन होता ही है और v तो नॉर्मली कांस्टेंट होता है, पर अभी भी फंक्शन क्यों बन गया, क्योंकि d के साथ में क्या आ गया v, d के साथ में जो आता है वो क्या बन जाता है फंक्शन। तो x स्क्वायर का यदि नॉर्मली x के सापेक्ष होता तो क्या होता 2x, पर क्योंकि x का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष है तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा dx अपॉन dv। कुछ नहीं, कुछ भी हो, यहाँ पे sin x हो, यहाँ पर tan x हो, यहाँ पर cot x हो, कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो उसका जैसे sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर जो होता है वो लिखो, और पीछे फिर उसका जिसके सापेक्ष था उस फंक्शन का, जैसे dx अपॉन dv, sin x होता तो cos का जाता क्या जाता dx अपॉन dv, यहाँ पर यदि tan x होता तो क्या जाता sec स्क्वायर x, और क्या जाता dx अपॉन dv, cot x होता cot x का अवकलन क्या होता है माइनस का cos x स्क्वायर, तो यहाँ जाता माइनस cos स्क्वायर, और क्या जाता dx अपॉन dv। तो ये और आपको क्या करना है एक्स्ट्रा में लगाना है, बात समझ आ रही है, मतलब जिसका अवकलन करना है वो तो कर दो सूत्र से, और इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा में जो फंक्शन है उसका क्या कर दो v के सापेक्ष भी क्या करते हैं यहाँ पर लगा दो। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये अवकलन में इतना ही, ये दो सूत्र लिख लीजिएगा, ये भी कर लीजिए, इतना अवकलन होते खत्म। देखिएगा समाकलन के अंतर्गत हम अब समाकलन के बेसिक्स को समझने के बाद
हम अब बात करते हैं क्या, इनके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। वही कांस्टेंट फंक्शन जैसा हम उपकलन में करते हैं वैसे यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, सारे नियम वगैरह लिखे हुए हैं, देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले यदि मान लीजिए हमें समाकलन करना है काय का 3x² dx, इसका क्या करना है समाकलन। तो कैसे करेंगे समाकलन, कुछ नहीं है वही नियम जो उपकलन चलता था। क्या नियम, कांस्टेंट कहां जाएगा आगे, मतलब कांस्टेंट कौन है इसमें 3, तो 3 कहां जाएगा आगे बाहर, है ना, आगे मतलब बाहर आ जाएगा और फंक्शन कहां रहेगा अंदर। इस पर नियम लिखा हुआ है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो फंक्शन कहां रहता है अंदर रहता है। इसके अलावा क्या बचा आपका x² dx, ठीक है। अब क्या होगा, हमें क्या करना है x² dx का क्या करना होगा। तो इसके लिए देखिए ढंग से, x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर क्या होगा, x की पावर कितना 2, 2+1 अपॉन कितना 2+1 प्लस में क्या आ जाए c, तो बराबर कितना होगा 3 इंटू x की पावर 3/3 प्लस में क्या होगा c, 3 से 3 क्या खत्म, 3 से 3 क्या हो गए खत्म, तो 3 से 3 हो गए खत्म, तो क्या बचा x³ प्लस c, ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, ध्यान रखना जैसे ही समाकलन होता है, समाकलन होने के बाद में साथ में क्या जोड़ना है आपको प्लस c जोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये अनिश्चित समाकलन है, कहां से कहां तक कर रहे हैं हमको पता नहीं है। आगे हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, वहां पर पता रहेगा कहां से कहां तक, मतलब यहाँ पर क्या लगी रहेगी कोई ना कोई सीमा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर अनिश्चित है, कहां से कहां तक, ये लिमिट फिक्स नहीं है कहां से कहां तक करना है, पर कभी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ जाएगा 1 से 2, 2 से 3, उसको क्या बोलते हैं हम निश्चित। और जब निश्चित करेंगे तो फिर वहां पे सी लगाने की जरूरत नहीं, अभी यहाँ पे अनिश्चित है, कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, इसलिए क्या लगाते हैं यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं। ध्यान रखना समाकलन हमेशा कांस्टेंट लगेगा। अब देखिए जैसे और सवाल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया क्या 5/4 गुण में x dx, इसका क्या करना है हम लोगों को समाकलन। तो कैसे होगा, x से x तो क्या रहेगा फंक्शन, 5/4 क्या है कांस्टेंट, तो 5/4 कांस्टेंट तो वो कहां आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो 5/4 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा कहां पे बाहर। देखिए ये 5/4 को मैं ले लेता हूं क्या बाहर, अंदर बचा क्या √x dx। अभी क्या होगा, इसका समाकलन कैसे होगा, तो x की पावर n का समाकलन कैसे होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर n कितनी है, रूट का मतलब कितनी, रूट का मतलब कितनी होती है घात 1/2, तो घात होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा x की पावर n+1 मतलब 1/2 प्लस 1 बटा में कितना 1/2 प्लस 1, ठीक है। और साथ में जैसे ही समाकलन हो गया साथ में क्या जुड़ जाएगा कांस्टेंट, चाहो तो पहले सोल्व करके फिर लास्ट में लिख दो प्लस में c, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में चलने दो प्लस में c। क्या होगा, ये हो जाएगा कितना 5/4, x की पावर कितनी 2, 2 एकम 2 है कितना 3/2, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 एकम 2 है कितना 3/2, साथ में क्या चलेगा c। अच्छा ये 3/2 उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा कितना 5/4 इंटू 2/3, साथ में क्या x की पावर कितनी 3/2 प्लस में क्या c, ये 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, कितना आ जाएगा 5/6
x की पावर 3/2 प्लस में क्या हो जाए, ये क्या आ गया अपना आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, लिखो। देखिएगा, तो समाकलन के अंतर्गत अब हम बात करेंगे प्लस तथा माइनस यदि आ जाए तो उन सवालों को कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आ गया क्या कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका क्या करना है हमको, समाकलन। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो इसका समाकलन करने का सीधा सा तरीका है जो हमने अवकलन में पढ़ा। क्या प्लस और माइनस आ रहा है, तो जब भी प्लस और माइनस आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग। तो वही यहां पर भी करना है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ जाए हम क्या कर देंगे, सभी को अलग अलग। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस में क्या होगा 3x dx और प्लस में क्या होगा 2dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, 3x dx और 2dx, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत यदि मैं आगे बात करूं तो आगे क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर का क्या कीजिए, समाकलन। तो x की पावर कौन सा सूत्र से होगा, x की पावर n। तो x की पावर n वाला सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर कितना है, 2 है, तो 2 में एक जोड़े तो कितना हो जाएगा 3। तो x की पावर 3/3 प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट, और कहीं पर भी कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो कहां जाता है, बाहर। अंदर क्या बचा, फंक्शन, क्या हो जाएगा x dx प्लस फिर 2 भी क्या है, कांस्टेंट, तो 2 भी कहां जाएगा, बाहर, क्या बचा dx, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, यहां पर ये x क्यूब अपॉन 3 तो ऐसा कैसा, साथ में क्या है 3। अब हो क्या जाएगा, यहां पर अपने x है तो x की पावर कितनी है, 1, तो 1 है तो सूत्र क्या लगता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मतलब क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 मतलब कितनी हुई, 2 बटा कितना हो जाएगा 2। तो x की पावर 2/2 प्लस 2 इंटू, अब बचा क्या है, किसका समाकलन करना हमको, dx का। अब देखो dx का समाकलन कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं हो वहां पर कौन होता है, 1। कौन होता है, गुणा में जहां पर कुछ नहीं हो वहां पर कौन हो सकता है, 1। और 1 को हम x की पावर कितनी मान सकते हैं, 0। किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। और x की पावर 0 जब मानोगे तो क्या होगा सूत्र, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो x की पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, तो 0 में जुड़ा तो 1 हो गया, तो x की पावर 1/1 मतलब कितना आया, x, ठीक है। तो इसका मतलब dx का समाकलन कितना होता है, x होता है। और ये आपको डायरेक्टली सूत्र के तौर पर क्या रखना है, ध्यान याद भी करना है इसको कि dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। अभी कहीं पर भी आ जाए डायरेक्ट dx की जगह क्या कर दोगे आप लोग, x कर दोगे, ठीक है। dx की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सबका समाकलन हो गया, समाकलन के बाद में ध्यान रखना आपको, समाकलन में हमेशा क्या जोड़ना है आपको, c। प्लस में क्या जुड़ेगा, c। यदि कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है तो साथ में क्या जुड़ेगा, c। अगर निश्चित होगा तो नहीं जुड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, x³ बटा 3 प्लस 3x स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x प्लस c, ठीक है।
ये आपका यहीं पर सवाल क्या होता है, समान। आ गया सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। तो देखो अब इसके बाद में हम लोग एक सवाल और देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए उसने दिया क्या, 2t प्लस sin t प्लस 3t क्यूब और क्या दे दिया, dt। और क्या बोलेंगे साहब, इसका क्या करूं, समाकलन करूं। तो इसका समाकलन हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिएगा कैसे होगा समाकलन। इसका सीधा सा तरीका है क्या, सबसे पहले d के पीछे क्या दे रखा है, t। अब मैंने क्या बोला, x y और t तो ऐसे भी हमेशा फंक्शन होते हैं, पर d के पीछे जो आए वही क्या रहेगा आपका, हमेशा फंक्शन वो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर d के पीछे क्या आ रहा है, t। ये देखिए d के साथ जो आ जाए फंक्शन रहेगा, तो अपना फंक्शन कौन है, t। और नियम वही, कांस्टेंट का है कहां जाएगा, बाहर, फंक्शन कहां रहेगा, अंदर। तो यहाँ पर कौन है कांस्टेंट, दो क्या है कांस्टेंट, तो दो कहां जाएगा, देखो सबसे पहले तो प्लस है सभी के बीच में, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सभी के बीच में प्लस है, सबको क्या करो, अलग अलग। जब सभी को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 2t dt अलग प्लस sin t dt अलग प्लस 3t क्यूब dt अलग। अब देखिएगा इसके अंतर्गत कौन है कांस्टेंट, दो क्या है कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा t dt प्लस, अच्छा अभी sin t पूरा क्या होता है, एक साथ एक ही फंक्शन को यूनियन में सोचो कि sin कांस्टेंट है, sin को कहां निकाल दो बाहर, sin x पूरा एक ही होता है हमेशा, sin और x हमेशा क्या रहेगा, साथ साथ रहेगा। तो इसलिए sin t कहां रहेगा आपका, sin t dt क्या रहेगा, ऐसा का ऐसा। फिर इसमें क्या है कांस्टेंट 3, तो 3 कहां जाएगा आपका बाहर, क्या आ गया t क्यूब dt। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, सीधी सी बात है, हमको कुछ नहीं करना, क्या लगा देंगे हम हमारे x की पावर n वाला सूत्र। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब t की घात कितनी है 1, अभी t की घात 1 है तो उसका समाकलन क्या होगा, t की x की पावर n क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पर कितना होगा, t की घात 1 मतलब t का स्क्वायर बटा 2, 1 + 1 मतलब 2 बटा नीचे भी 1 + 1 मतलब 2 प्लस, अच्छा sin t का समाकलन क्या होता है, तो sin t का समाकलन हमने सूत्रों में बात करी थी, ठीक है। sin t का समाकलन क्या होगा, माइनस का cos t, ध्यान रखिएगा sin t का समाकलन माइनस का cos t होगा, प्लस 3 का समाकलन करना हमको t क्यूब का, तो t क्यूब का समाकलन क्या होता है, t की पावर कितनी है यहाँ पर 3, जब भी t की पावर 3 है तो क्या होगा, t की पावर 3 + 1 बटा 3 + 1, तो 3 + 1 कितना होता है 4, t की पावर 4 बटा 4, तो साथ में क्या लगा देंगे हम प्लस में c, तो 2 से 2 क्या हो गया खत्म, कितना आएगा t² माइनस का cos t प्लस 3t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये क्या हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हाँ तो देखिएगा सभी, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, जैसे कि मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन दे दिया क्या, sin a sin t प्लस cos a cos t dt, ओके, ये वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस या माइनस, जब भी बीच में प्लस या माइनस लगेगा क्या करना है आपको, अलग अलग, ठीक है। क्या करूंगा मैं, sin a sin t dt, इसको क्या कर दूंगा अलग, फिर क्या करूंगा मैं प्लस में cos a cos t dt, इसको भी क्या कर दूंगा मैं अलग। अब इन दोनों को अलग अलग करने के बाद, ठीक है, इन दोनों
दोनों को अलग अलग करने के बाद में ढंग से देखिए, साइन ए क्या है, कांस्टेंट, और साइन टी क्या है, फंक्शन। कैसे, आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स पूरा होता है, एक्स कभी अलग नहीं होता। अब इस x की जगह जो है ना उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन फंक्शन और कौन कांस्टेंट। जैसे x की जगह आपने ये लिख दिया तो ये पूरा ही साइन, आपको पता है अलग अलग तो ये पूरा ही। अब x की जगह ये लिख दिया तो x क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर x की जगह कोई फंक्शन जैसे sin x ही आ जाता तो क्या रहता, फंक्शन। ये x की जगह जैसे आपने क्या लिख दिया, t लिख दिया, वो क्या हो गया, फंक्शन। ध्यान रखना x की जगह जो आ जाता है ना वो क्या हो जाता है, उसके अनुसार साइन बताएगा साइन कांस्टेंट है या फंक्शन। क्योंकि साइन अकेला ही, साइन का थीटा ही इंपॉर्टेंट है, साइन कभी अकेला होता ही नहीं है, तो इसके थीटा के अनुसार, इसका थीटा जैसा होगा वैसे ही क्या होगा, साइन भी होगा। ठीक है, अगर थीटा कांस्टेंट है तो साइन भी कांस्टेंट होगा, थीटा अगर फंक्शन है तो थीटा भी क्या, साइन भी क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, देखिएगा साइन ए कहां जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, साइन टी dt। फिर उसी प्रकार से कोस ए बी कहां जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, कोस टी dt। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है साइन ए और साइन टी का समाकलन क्या होगा, तो साइन टी का समाकलन होता है कि अभी बताया था आपको माइनस का कोस टी, कोस और प्लस कोस ए, और कोस टी का समाकलन होता है क्या, प्लस का साइन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन ए कोस टी प्लस का कोस ए साइन टी। समझ में आ गई बात सभी को, क्लियर है। प्लस में क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, ये क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, लिख लो, है ना। और ये सूत्र दोनों के सारे सूत्र पढ़ेंगे एक साथ।